हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। You are studying biology as a part of science. It therefore becomes necessary to define science first. आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी को साइंस के पार्ट में ही पढ़ा होगा, सो साइंस को डिफाइन करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज support by observation and experiments derived from the study of natural phenomena of the entire material universe. साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो कि नॉलेज देता है और इसके नॉलेज को सपोर्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट द्वारा। ये ड्राइव करता है बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास को जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑफ दीज, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ living beings, that is all plants, animals includes humans. बायोलॉजी जो स्टडी होती है वो होती है लिविंग बींग्स की। लिविंग बींग्स में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। नाउ डेज साइंटिस्ट ऑफन refers the term life sciences instead of biology in an effort to emphasize the focus on the study of life processes. However, biology itself means the study or science of life. अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहना स्टार्ट कर दिया है। इसमें पता चलता है कि हम फोकस कर रहे हैं स्टडी पर, लाइफ प्रोसेसेस की जो स्टडी होती है उस पर हम फोकस करते हैं। बायोलॉजी का खुद का मीनिंग भी स्टडी ऑफ लाइफ है। बायोलॉजी का जो खुद का मीनिंग है उसके वर्ड का मीनिंग है, जैसे कि बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉज मीन्स स्टडी। Growth of biology. No one can say when the study of biology exactly began. Primitive man lived in jungles and caves. He collected food from natural vegetation and hunted wild animals. Though this activity he learned about the life and habits of different animals and recognized various plants and their parts. That was the beginning of biology. किसी को पता नहीं है कि बायोलॉजी की जो स्टडी है वो एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई थी, बट जब प्रिमिटिव मैंस जंगल्स में रहते थे और केव्स में रहते थे तो वो कलेक्ट करते थे फूड नेचुरल वेजिटेशन से और हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को। इन एक्टिविटीज़ ने उन्हें बताया कि जो लाइफ है उसकी हैबिट्स कैसे होती हैं और डिफरेंट एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ्स कैसी होती हैं, उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में उन्हें पता चला, मीन्स नॉलेज मिला। यही बिगनिंग थी बायोलॉजी की। The drawing of animals and plants in the caves of prehistoric periods are proof of primitive man's interested in plants and animals around him. जो ड्राइंग्स मिली एनिमल्स की और प्लांट्स की जो कि केव्स में थी, जिनमें रहते थे प्रिमिटिव्स, उनसे पता चला कि जो प्रिमिटिव मैंस थे वो इंटरेस्ट थे, उन्हें इंटरेस्ट था एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानने में। विद द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, मैन बिगिंस टू लिव इन सेटल्ड कम्युनिटी एंड स्टार्टेड ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज द डॉग्स, cows, sheep, horse and buffaloes. These practices give him further opportunity for the study of ways and life of these animals. Thus biology advanced more and more. Evolution हुआ कल्चर में, मैंस ने स्टार्ट कर दिया कम्युनिटीज़ में रहना, सेटल्ड हो गए और फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, जैसे कि डॉग्स, काउ, शीप्स, हॉर्स एंड बफेलोज।
ये सब जो प्रैक्टिसेस थी इन्होंने और ज़्यादा नॉलेज दी बायोलॉजी की, और ज़्यादा साइंस के बारे में पता चला, एनिमल्स की लाइफ के बारे में पता चला, फार्मिंग के बारे में पता चला। इससे बायोलॉजी जो है वो और एडवांस हुई। Greeks were probably the pioneers of an organized study of biology। जो मेनली माना जाता है वो ये माना जाता है कि ग्रीक्स ही थे जिन्होंने बायोलॉजी की स्टडी को ऑर्गेनाइज किया था। Aristotle was first person to study animals in sufficient study. He is called the founder or father of biology or the father of zoology। एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कि बताया था एनिमल्स की स्टडी के बारे में डिटेल में। उस टाइम पर इन्होंने ही सिर्फ बताया था कि एनिमल्स कैसे होते हैं, उसकी स्टडी में बताया था। तो एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जो कि ग्रीक से थे। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और जूलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस मेनली स्टडी प्लांट्स। इन्होंने बताया था कि प्लांट्स जैसे कि एनिमल्स के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने, ऐसे इन्होंने बताया था कि प्लांट्स के बारे में डिटेल बताई थी, तो इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। हिप्पोक्रेटस रेशनलाइज द साइंस ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटिंग द सिक। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। जो हिप्पोक्रेटस थे उन्होंने बताया था कि जो साइंस होती है हीलिंग की और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी सिक पर्सन का, तो ये जो फादर थे ये थे फादर ऑफ मेडिसिन के। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। बायोलॉजी हैज़ फ्लोरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट टाइम। Various systems of classifying animals and plants were developed. For example, jivas, viviparous animals who give birth to young ones। बायोलॉजी में काफ़ी कुछ एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे जो है सिस्टम्स बने, और एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करें, प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करें, तो उसी बेसिस पर पहले जो है जीवास कहा जाता था। तो जो जीवास होते थे वो विविपरस होते थे। विविपरस हमारी बायोलॉजी के लैंग्वेज में होती है। विविपरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो उनको विविपरस, और उनकी जो लैंग्वेज में एंशिएंट लैंग्वेज में उनको जीवास कहा जाता था। अंडाज मीन्स ओविपेरस एनिमल्स हु लेज एग्स। जैसे कि जो एनिमल्स एग को ले करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। उनको उस समय क्या नाम दिया गया, अंडाज। सो कल्टिवेशन ऑफ राइस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो कल्टिवेशन ऑफ राइस मीन्स राइस का कल्टिवेशन सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ। इट इज़ एस्टिमेटेड देन मोर देन 1000 वेराइटीज़ ऑफ राइस हैज़ बीन डेवलप्ड। 1000 वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ के राइस डेवलप्ड हुए। विद द invention of microscope in the 16th century, a new world of minute animals and plants came to human knowledge। जब 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब हमें छोटे छोटे एनिमल्स, जो माइन्यूट एनिमल्स थे और प्लांट्स थे, उनके बारे में भी जानने का मौका मिला। द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग वॉज सीन थ्रू दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सेल है बेसिक यूनिट है लाइफ की, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं, उसके बारे में जानने का मौका मिला और उसको हम देख सकते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। बायोलॉजी नाउ बिगिंस टू ग्रो फास्टर। अब जो बायोलॉजी ग्रो कर रही है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। In the 19th century, biology took several major leaps through the discovery of germs, wider acceptance of the theory of organic evolution, exploration of the cell theory, etc. 19th century में बहुत सारे स्टेप्स उठी, जैसे कि डिस्कवरी हुई जर्म्स की और वाइडर थ्योरीज़ के बारे में पता चला, जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर बेस्ड थी, और सेल थ्योरी एस्टेब्लिश हुई। नाउ दी 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में देखिए क्या हुआ। इज़ पोइज्ड टू अनरेवल मोर मिस्टीरियस ऑफ नेचर, मिरेक्युलस
innovative in medicine and agriculture. 21st सेंचुरी में हमें जो मिस्ट्री थी कोई किसी भी फिनोमेना पर बेस्ड, नेचुरल फिनोमेना पर बेस्ड, और जो मिरेक्युलस इनोवेशंस थी मेडिसिन्स के बारे में, एग्रीकल्चर्स के बारे में, धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है. Biology has already progressed a great deal in the field of vitamins, hormones, genetics, genetic engineering, antibiotic, cancer research, cloning, stem cell research, organ transplant, environmental science, life in outer space. इन सभी फील्ड में ऑलरेडी ही प्रोग्रेस हो चुकी है. The latest is that scientists are planned to create life, some single-celled bacteria from lifeless material using fatty acid and nucleotide etc. अभी जो लेटेस्ट में है, साइंटिस्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं कि क्रिएट करें लाइफ को क्रिएट करने का भी प्लान कर रहे हैं साइंटिस्ट. कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या बनाए, बैक्टीरिया बनाए, वो भी लाइफलेस मटेरियल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए. तो वो कौन से मटेरियल्स होंगे? बाय यूजिंग फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. ऐसे नॉन लिविंग जो मटेरियल्स हैं इनको यूज़ करके एक लाइफ का इन्वेंशन करें. ये अभी हमारे साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. Biology is divided into several branches. These divisions can be made in at least 3 different parts. First, in terms of major kind of animals. अलग अलग काइंड के एनिमल्स होते हैं, इसलिए बॉटनी, जोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी. बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो बॉटनी होती है वो होती है स्टडी ऑफ प्लांट, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन की लाइफ प्रोसेस के बारे में जिसमें पता चलता है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हिज रिलेशन विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी कम अंडर एंथ्रोपोलॉजी, जिसका कि मीन क्या होता है? एंथ्रोपो मीन्स मैन एंड लॉजिस मीन्स स्टडी. तो मैंस की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा गया है. जो बी पार्ट है, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो क्या है? बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरियाज की. वायरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरसेस. माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई. एंड फाइकोलॉजी और एल्गियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी. एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इक्थायोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेस. हर्पेक्टोलॉजी द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक्स. ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स. ये सभी स्टडीज़ और ये सभी ब्रांचेस में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया. सी जो हमारा टर्म है वो है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट. कैसे स्टडी की जाए इन सभी टर्म्स को, उस पर बायोलॉजी की ब्रांचेस को ऐसे डिवाइड किया गया. एनाटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म एज सीन इन डायसेक्शन. स्टडी की गई जिसमें कि ग्रॉस स्ट्रक्चर्स जो थे ऑर्गन्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जब हम डायसेक्शन जब सीन करते हैं तो उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं. मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इंक्लूड्स एसेंशियली द अंडरस्टैंडिंग कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ structure both external and internal. Sometimes students wrongly consider morphology to be concerned with the study of external parts only. जो स्टडी होती है किसकी? फॉर्म्स की और स्ट्रक्चर्स की, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ये इंक्लूड करती है स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने को, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो. बट स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, रॉन्गली जो है कंसीडर करते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो होती है वो हमेशा एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए ही होती है. बट ऐसा नहीं है, इंटरनल पार्ट्स के लिए भी मॉर्फोलॉजी
होती है उसकी स्टडी की जाती है। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ बॉडी ऑफ टिश्यूज लेवल एज सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें कि हम टिश्यू लेवल तक देख सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पहले तो साइंस में नेमिंग की जाती है, फिर ग्रुपिंग की जाती है और उनको क्लासिफाई किया जाता है, प्लांट्स को और एनिमल्स को। ये इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो डिपेंड है बायोटिक पे भी और एबायोटिक एनवायरनमेंट पे, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। मींस अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। पैलियोनोटोलॉजी, सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें स्टडी आती है, फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, तो ये कब होते थे, ये प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स में होते थे, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम पैलियोनटोलॉजी कहते हैं। सो इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिकेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन जो होती है उसमें हम पता करते हैं कि जितने ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, किस चीज़ में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और किस चीज़ में डिक्रीज हो रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की। सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। ओके, जेनेटिक्स, द साइंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक्स वो स्टडी होती है जिसमें कि हमें पता चलता है कि जो ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग, मीन्स पेरेंट्स से उनके चाइल्ड्स में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, चाहे वो सिमिलरिटीज़ हों या डिफरेंसेस हों, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एक्टोपैरासाइट और इनसाइड एंडोपैरासाइट अदर एनिमल्स एंड ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, पैरासाइट्स की जो स्टडी होती है हम उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, जो कि बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं, लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर रहते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो कि उनकी बॉडीज़ के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और जो कि नरिशमेंट लेते हैं जिस ऑर्गेनिज्म पर भी वो रहते हैं उनसे ही नरिशमेंट लेते हैं। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिसीजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्टडी होती है, उनकी डिसीज़ेस की जो स्टडी होती है उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विथ द फिनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें कि हमें इम्यूनिटी और कैसे किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ा जाए, मीन्स डिफेंस किया जाए, और कैसे उसको रोका जाए, इसकी स्टडी को है हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। So, eugenics, the science which aims to improve the human race through controlled heredity, हेरिडिटी को कंट्रोल करके ह्यूमन रेस को इम्प्रूव
को हम यूजेनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कवरिंग अ मैरिज दैट इज लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर्स इन चिल्ड्रंस। बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स। जो स्टडी होती है केमिकल्स की और रिएक्शंस की, जो कि हमारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर जो केमिकल्स और रिएक्शन होती हैं, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। वन इट्स न्यूमरस एप्लीकेशन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसका एग्जाम्पल है। अप्लाइड बायोलॉजी, अब बायोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाइड की जाती है। बायोलॉजी हैज़ enormous application in other branches of science. It also forms an important part of the following: agriculture, raising crops and livestock, cows, buffaloes, etc. एग्रीकल्चर जैसे कि क्रॉप्स रेजिंग करने में और लाइफ स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स में भी जो है हेल्पफुल होती है बायोलॉजी। एपीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हनी बीज। बी वैक्स मीन्स हनी बीज को है कीप करके प्रैक्टिस करके और मैन्युफैक्चर की जाती है हनी और वी वैक्स। वेटरनरी साइंस, ट्रीटमेंट और द सर्जरी ऑफ एनिमल्स, इसमें भी यूज़ में आते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट होता है या सर्जरी होती है एनिमल्स की, तो उसमें भी बायोलॉजी बहुत हेल्प करती है। मेरीन जो बायोलॉजी होती है उसमें स्टडी होती है जो कि लाइफ प्रेजेंट है सीज में। हाउस होल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड एनिमल्स लाइक insects etc. includes how to prevent damage or to our own body or to own our बिलोंगिंग्स। हाउस होल्ड जो बायोलॉजी होती है उसमें पता चलता है कि जो एनिमल्स जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे हम अपनी बॉडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसमें भी हेल्प देती है। हॉर्टिकल्चर, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सब में भी हेल्प करती है। सेरीकल्चर, टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे कि जो सिल्क होती है, सिल्क कहाँ से, सिल्क वॉर्म से मिलती है हमें, ठीक है। तो इसकी स्टडी को इसकी जो टेक्निक होती है प्रोड्यूस करने की, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। फिशिकल्चर में भी बायोलॉजी हेल्प करती है। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फिश की जो टेक्निक होती है उसको हम फिशिकल्चर कहते हैं। Molecular biology, interpreting biology events in terms of molecules in the cells, जो सेल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको, उसकी जो बायोलॉजिकल इवेंट्स होती हैं वो किसके अंडर में आती हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ लिविंग सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज। ये यूज़, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूज़ है। लिविंग जो सेल्स होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका इंडस्ट्रीज़ में और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है। इट इंक्लूड्स एरिया सच एस, जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन जहाँ होता है, फूड प्रोसेसिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स used as bio detergent in laundry, washing powder, वैक्सीन प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर एक्सेट्रा। इन सब में भी बायोलॉजी हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत हेल्प करती है बायोलॉजी। सो क्लोनिंग, अ रैपिड एडवांसिंग ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक जो बहुत ही रैपिड और एडवांस ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्या है, क्लोनिंग। सेवरल एनिमल्स हैव बीन क्लोन्ड इन विच अ बॉडी सेल is used with no involvement of male sperm. मेल स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट किए बिना ही क्लोन्ड जो है बॉडी सेल से बनाया गया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉडिफाइंग क्रॉप्स, इसमें मॉडिफाइंग क्रॉप्स भी इंक्लूड हैं जो कि ईजिली ग्रो हो जाती हैं और इम्प्रूव हो जाती हैं उनकी क्वालिटी। बायो इंजीनियरिंग includes techniques like making of artificial limbs, joints and other parts of the body from metals, प्लास्टिक एक्सेट्रा। जो बायो इंजीनियरिंग होती है वो ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल लिम्स बना सकते हैं, जॉइंट्स और अदर पार्ट्स जो बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको मेटल और प्लास्टिक से बनाया जाता है।
जो कि एक डिसेबल पर्सन को एबल होने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉडिफाइंग क्रॉप्स विच आर ईजियर टू ग्रो एंड इम्प्रूविंग देयर फूड क्वालिटी। ये जो है ये इंक्लूड करती है, मीन्स बायो इंजीनियरिंग जो है वो इंक्लूड करती है कि मॉडिफाई कैसे किया जाए क्रॉप्स को और ईजियर वे में जो है वो ग्रो हो जाए और इम्प्रूव हो जाए उनकी फूड क्वालिटी। न्यूक्लियर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग थिंग्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन बायोलॉजी। जो स्टडी होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो लिविंग थिंग्स हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है रेडियो एक्टिविटी का, इसको हम रेडिएशन बायोलॉजी भी कहते हैं। स्पेस बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सर्वाइवल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिस वजह से ह्यूमन बींग्स को होती हैं आउटर स्पेस में, तो सर्वाइवल में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी स्टडी को हम स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी, वन ऑफ द न्यूएस्ट साइंस विच कंटेम्पलेट्स टू स्टडी लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। लाइफ और यूनिवर्स में कहाँ कहाँ लाइफ है, तो ये एक न्यू साइंस है। अभी जो न्यू जिसकी डिस्कवरी की गई है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है, तो ये एक न्यू साइंस है कि यूनिवर्स में और कहाँ कहाँ लाइफ प्रेजेंट है। तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। जीनोमिक्स, द स्टडी ऑफ जीनोम एज ओपोज्ड एंड टू एन इंडिविजुअल जीन। जीनोम इज द एंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम जो होता है वो एंटायर डीएनए सीक्वेंस होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं जो कि डेटाबेस में, तो ये किस में आती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायोमेट्रिक्स, द वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय हिज सर्टेन बॉडी फीचर्स सच एज द पैटर्न ऑफ आइज इन द आइज। आयरिस में जो आई होती है, मतलब आई में जो आयरिस होता है उसका पैटर्न कैसा है, कलर कैसा है आई का, और बिहेवियर कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये सब आते हैं बायोमेट्रिक्स में। स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प इन मैनी वेज, जो स्टडी है बायोलॉजी की वो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट and animals is so vast and varied that one wonders at all. Despite these varieties, biology helps to understand the basic unity of all living things in their essential features. जो वर्ल्ड है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो बहुत ही वास्ट है, उसको समझने में भी बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है। और बायोलॉजी हेल्प करती है कि इनकी जो बेसिक यूनिटी है लिविंग थिंग्स की, उनके एसेंशियल फीचर्स पर, तो इससे हमें ये नॉलेज भी मिलती है। कीपिंग हेल्दी, बायोलॉजी हैज़ helped us to understand the causes of many diseases. It has shown us how germs spread by certain agents such as insects, wind and water. बायोलॉजी हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो डिसीज़ेस होती हैं उनकी कॉजेज़ क्या होती हैं और जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं किसी भी एजेंट द्वारा, जैसे कि इंसेक्ट द्वारा, विंड द्वारा और वाटर द्वारा कैसे स्प्रेड होती हैं। दिस नॉलेज हेल्प्स अस टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड लिव लॉन्गर। ये जो नॉलेज है ये हमें हेल्प करता है कि हम प्रॉपर तरीके से अपनी कैसे केयर करें और कैसे हेल्दी रहें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजी ने हमें हेल्प की अंडरस्टैंड करने में कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। बायोलॉजी हैज़ मेड बोथ द पीपल्स एंड गवर्नमेंट रियलाइज द डेंजर ऑफ कटिंग ट्रीज फॉरेस्ट। बायोलॉजी ने दोनों को ही, मीन्स पीपल्स को भी और गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ करवाया कि कितना डेंजर है अगर हम प्लांट्स को और फॉरेस्ट को कट करते हैं तो। द डिस्क्रिमिनेटिव किलिंग ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स, ये एक टाइप की वाइल्ड एनिमल्स की को भी हम मार रहे हैं प्लांट्स को कट करके, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है।
Similarly, this science of advocate the conservation of petroleum, coal, metal deposit on our planet. साइंस हमें हेल्प करती है, साइंस हमें कहती है कि आप बचाइए, क्या कंजर्वेशन कीजिए पेट्रोलियम का, कोल का, मेटल्स जो कि डिपॉजिट है हमारे प्लेनेट में. ग्रोइंग मोर फूड, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड न्यू ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स, पोल्ट्री एसेट्रा आर बीइंग डेवलप्ड विद द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी. बहुत वैरायटी के प्लांट्स और न्यू ब्रीडिंग हुई कैटल्स की, पोल्ट्रीज की, तो ये सब डेवलप हुआ सिर्फ और सिर्फ किसके नॉलेज के कारण, बायोलॉजी के कारण. दिस साइंस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ डिसीजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाउ टू केयर देम. इसने हमें बताया, साइंस ने हमें बताया कि कैसे इंक्रीज नॉलेज हो रहा है हमारा, और हमें नॉलेज दिया कि जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें कौन सी डिसीज़ हो जाती है और उसको कैसे क्योर करें. ऑल दीज एफर्ट्स आर हेल्पिंग अस टू प्रोड्यूस मोर फूड इन फील्ड्स, डेयरीज एंड पोल्ट्री फार्म्स, मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन. बायोलॉजी हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई एसेट्रा. बायोलॉजी ने हमें एक जागरूक नागरिक बनाने में भी हेल्प की है, ताकि हमें प्रॉब्लम्स जो कि सैनिटेशन से, पब्लिक हेल्थ से और वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई थी उनको भी सॉल्व किया. बायोलॉजी इज़ मेकिंग अस कॉन्शियस ऑफ द नीड टू रिड्यूस द रेट ऑफ आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, बायोलॉजी ने हमें कॉन्शियस किया कि कितनी ज़रूरत है कि इस पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जाए जो कि रैपिड रेट से बढ़ती जा रही है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, एंडेंजरिंग ह्यूमन हेल्थ. Increasing use of insecticides in fields, farms and godowns is adding to health hazard. जो इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, जो है पॉल्यूशन की. पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे कि ह्यूमन हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है. जब ये सब इंक्रीज़ यूज़ हो रहे हैं तो, और इंक्रीज़ यूज़ की जा रही है इंसेक्टिसाइड का फील्ड्स में, फार्म्स में, तो ये जो हमारी हेल्थ के लिए है ये बहुत ही हार्मफुल है. बायोलॉजी हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक स्टेप्स अगेंस्ट सच पॉल्यूशन. बायोलॉजी ने हमें हेल्प की कि हम कैसे इसके अगेंस्ट काम कर सकें, पॉल्यूशन से बच सकें और पॉल्यूशन से अपनी अर्थ को फ्री रख सकें. बायोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर्स. There are many careers which are open to students of biology. जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी करियर्स भी होते हैं बायोलॉजी में. One may choose to be a doctor, dentist, bacteriologist, pathologist, druggist, an entomologist, a forester, a teacher, veterinary doctor, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एसेट्रा. ये सारी जो करियर्स हैं वो बायोलॉजी की हेल्प से ही होती हैं. तो बायोलॉजी ने बहुत सारी करियर्स में भी स्टूडेंट की हेल्प की है. सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर दिया है. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में जानने का कि बायोलॉजी की बिगनिंग कैसे हुई और बायोलॉजी अभी कितनी एडवांस है. सो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहें. थैंक यू.